Hello students, welcome to UPSC Connect. My name is Sanjeev Pandey and in today's session we are going to discuss about UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि यूपीएससी एक संवैधानिक तंत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे कंट्री के अंदर, जो कि वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे देश में हज़ारों एस्पिरेंट्स हर साल यूपीएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन की, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, और भी तमाम तरह के एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसके अंदर अपने आप को टेस्ट करते हैं और अपने आप को सिलेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। बट ये चीज़ मैंने देखी है कि यूपीएससी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज थोड़ी सी जो है लोगों की, थोड़ा सा उसमें लैक्यूना है। तो उस लैक्यूना को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ यूपीएससी। इससे पहले हम इवोल्यूशन ऑफ यूपीएससी की बात करें, हमें इवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ का इवोल्यूशन, जैसे अगर मैं ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करूं, हम लोग पहले होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस हुए। इवन होमो इरेक्टस से पहले भी हमारी कई तरह की हमारी बॉडी फिजिक था, इसके बेस पे अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने हमें कैटेगराइज किया था। तो प्रेजेंट डे पे जो हम हैं फ्रॉम आवर पास्ट, इस पूरी जर्नी को जो हम देखते हैं उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, ये भी एक टाइम पे यूपीएससी नहीं हुआ करती थी। ये पहले फेडरल सर्विस कमीशन हुआ, उसके पहले ये प्रोविंशियल सर्विस कमीशन हुआ, उसके पहले अगर हम बात करें तो ये आईसीएस हुआ करता था। तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की स्टेजेस से, तमाम तरह के एराज से निकल के जो है प्रेजेंट डे में हमारे सामने इस टाइम पे यूपीएससी है। तो आइए इसके एवोल्यूशन की बात करते हैं। आई होप आप लोगों को एवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ यूपीएससी की शुरुआत करेंगे हम लोग सीधा बैक टू जाएंगे मॉडर्न इंडिया के टाइम्स में। मॉडर्न इंडिया में भी हम लोग जाएंगे मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट टाइम्स में, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में राज किया करती थी। और जब कोई भी कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी, तो उसको यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने प्रोसेस को रन करने के लिए सिविल सर्वेंट की जरूरत पड़ती थी। तो वो सिविल सर्वेंट्स की भर्ती वो खुद ही किया करती थी। कैसे किया करते उसके बारे में बात करेंगे। जो सिविल सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे, ये जो है नॉमिनेट किए जाते थे, जो कि कंपनी के डायरेक्टर होते थे। जो भी कंपनी के डायरेक्टर होते थे वो सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट किया करते थे। उसके बाद इन नॉमिनेटेड लोगों को जो है हैली बेरी कॉलेज लंदन में इनको ट्रेनिंग किया जाता था। हैली बेरी कॉलेज, जो कि आज भी एक बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज है लंदन के अंदर, वहाँ पे जो है उस समय के सिविल सर्वेंट्स को तैयार किया जाता था। उसके बाद उनको जो है भारत भेज दिया जाता था, ताकि वो अपनी सेवाएँ या अपनी सर्विसेज इंडिया में दे सकें। कुछ सालों बाद क्या पता चलता है कि लॉर्ड मैक्यूले एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। लॉर्ड मैक्यूले क्या बोलते हैं? लॉर्ड मैक्यूले बोलते हैं कि भैया एक मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विस की ज़रूरत है भारत के लिए। और इनके कहने पे ही जो है 1854 में सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करना शुरू किया गया था। उसके बाद सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। लॉर्ड मैक्यूले के रिपोर्ट के बाद एक सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना होती है 1854 में। और ये कमीशन क्या करता है, लंदन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टार्ट करते हैं। और ये इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की का जो बिगिनिंग हो जाता है, ये 1855 से शुरू हो जाता है। बट स्टिल अभी भी हम देखते हैं कि इंडियंस के हाथों से ये एग्ज़ाम बहुत दूर है। इंडियंस अभी भी इस एग्ज़ाम को अपीयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी सिर्फ लंदन में ही कंडक्ट किया जा रहा है। और हम जैसे कि जानते हैं कि उस समय 1850s के अंदर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी या फिर टेली कम्युनिकेशन की फैसिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। साथ ही साथ इंडिया एक बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव कॉलोनाइजेशन को झेल रहा था, जिसके थ्रू इंडिया की काफ़ी वेल्थ जो इंडिया से ड्रेन हो चुकी थी। और अगर मैं इंडिया के उस टाइम में कंटेम्प्रेरी इशू के बारे में बात करूँ, तो इंडिया काफ़ी गरीब देश हो चुका था, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट थी, एग्रीकल्चर ब्रेकडाउन था, इंडस्ट्री ब्रेकडाउन थी। तो इस हालत में वहाँ के लोगों को, वहाँ के लड़कों को वहाँ से निकल के इंग्लैंड जाके पेपर देना, ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर भी था, प्लस डिस्क्रिमिनेशन तो था ही था। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम था ये लंदन में कंडक्ट किया जा रहा था, और इसीलिए वजह से ये डिफ़िकल्ट था अपीयर करने के लिए। चलिए एक बात समझ में आएगी, दूरी एक वो हुआ, एक डिस्टेंस, एक फैक्टर हुआ कि इसकी वजह से लोग अपीयर नहीं कर पा रहे थे। दूसरा फैक्टर और भी था। दूसरा फैक्टर क्या था कि जो मिनिमम एज थी वो 18 ईयर्स थी, और जो मैक्सिमम एज थी 23 ईयर्स थी। इसके बीच के लोग ही जो यूपीएससी जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उस टाइम के कंडक्ट का जो है दे पाते थे। बट इस दौरान भी क्या होता था कि जो सिलेबस होता था वो मॉडर्न यूरोपियन क्लासिक्स से डोमिनेट किया करता था। मतलब यूरोप की हिस्ट्री, यूरोप की ज्योग्राफी, यूरोप के बारे में ही वो सिलेबस हुआ करता था। अब आप सोचिए कि इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम है, ए है, और एक ब्रिटेन के अंदर बी है।
तो जो बच्चा या जो यूथ बी के थ्रू बचपन से पढ़ाई कर रहा है उसके लिए मॉडर्न क्या बोलते हैं यूरोपियन क्लासिक्स का पढ़ना आसान होगा, कि वो बच्चा जो शुरू से अपने एजुकेशन को लेकर कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि इसी टाइम पे हम देखते हैं कि इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के भी सिलेक्शन हुआ था इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर। प्लस इंडिया में किस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट करी जाए, वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करी जा रही थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इंडिया के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इस समय जितने भी यूथ था हमारा, वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं था। तो दो तरीके से हमने देखा, एक तो भाई डिस्टेंस हुआ, लंदन जिसकी वजह से जो है यूपी लंदन है जिसके डिस्टेंस की वजह से जो है बच्चा पेपर का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा था। दूसरा जो सिलेबस था वो यूरोपियन क्लासेस के ऊपर था, चलो हम मानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स उसको पढ़ लेंगे, बट पढ़ने के लिए जो सोर्सेज जो हुआ करते थे वो भी बहुत लिमिटेड थे, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी कि पीडीएफ एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। दूसरी बात, जो बुक्स होती थी, जो किताबें होती थी, वो भी बहुत लिमिटेड होती थी, क्योंकि प्रेस जो था, क्योंकि बुक्स कहाँ से बनेंगी, बुक छपेगी प्रेस से, और प्रेस जो थी वो भी इतनी ज़्यादा रैम्पेंट नहीं थी, और फोटोकॉपी या जेरोक्स वाला भी मामला नहीं हुआ करता था। इसीलिए जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस था बहुत स्लो था। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं, इसकी वजह से इंडियंस काफ़ी डिस्करेज हो रहे थे कि इस एग्ज़ाम को टेकअप करने के लिए। बट जैसा कि पता है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो हमने भी इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम देखते हैं कि 1864 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और इसमें श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के भाई भी थे, उन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया, और उनके बाद जो है 3 साल के अंदर 4 और इंडियन कैंडिडेट जो है इस पेपर को निकालने में कामयाब हो गए, और वो आईसीएस की पोजीशन होल्ड कर पाए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये तो चलो 1864 की बात है, इसके बाद करीब 50 साल तक इंडियंस जो है लगातार पिटीशन डाल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को साइमल्टेनियसली इंडिया में और लंदन में एक साल करके कंडक्ट कीजिए। मतलब अगर एक साल यहाँ पे इंडिया में होगा तो दूसरा लंदन में हो, ताकि हम लोग इस पेपर को दे पाए। बट कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी, मंशा ये थी कि वो लोग समझते थे या चाहते थे कि इंडियंस का अंदर इंडक्शन कम से कम हो। ये बात भारतीयों की तभी मानी गई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। जब ख़त्म हुआ, हम सभी को पता है कि ब्रिटेन की हालत क्या थी या पूरे विश्व की हालत क्या थी। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स थोड़े से बैकफुट पे आते हैं, और उसी समय हम देखते हैं कि मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, वो आता है। और जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 आता है, वहाँ पे जो है ये एक्ट बात करता है कि चलो हम अग्री कर जाते हैं आपकी इस मांग पे कि हम जो है इंडिया के अंदर जो है अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएंगे। चलिए, यहाँ पे बात तो मान ली गई। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्लॉज नंबर 96C भी लगा दिया गया, जो ये कहता था कि गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भारत में हो जानी चाहिए और एग्ज़ाम यही कंडक्ट होने चाहिए। बट 1919 के एक्ट के पास होने के बावजूद करीब 6 से 7 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। हम देखते हैं कि जर्नी थी, लगातार ये जर्नी चली, कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुआ, बहुत ज़्यादा कॉरस्पॉन्डेंस हुआ, बट जो सरकारी तंत्र था, सरकारी मशीनरी थी, कहीं ना कहीं वो बहुत स्लो तरीके से काम कर रही थी। और इसी वजह से क्या हुआ कि सब्जेक्ट को जो है इस पूरे जो क्लॉज 96C के अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सब्जेक्ट था, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया रॉयल कमीशन के पास। रॉयल कमीशन बेसिकली जिसको हम ली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और ली कमीशन के कहने पे जो है ली कमीशन जो है, ये ली कमीशन की थोड़ी इंटरफेरेंस के बाद हम देखते हैं कि 1922 में जो है यूपी जो हमारा जो स्टेट आईसीएस है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, इंडिया में होना शुरू हुआ। सबसे पहले इसका जो सेंटर बना वो इलाहाबाद, जिसको प्रेजेंट डे में प्रयागराज भी कहते हैं, इलाहाबाद में शुरू हुआ। उसके बाद दिल्ली में सेंटर्स बने, और बेसिकली फेडरल सर्विस कमीशन की जो एक नींव थी वो पड़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम ली कमीशन की बात हम पीछे करते आ रहे थे, तो ली कमीशन 1924 में ये रिकमेंड करता है, इमीडिएट बोलता है कि विदाउट एनी डिले कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो जानी चाहिए। और फाइनली उनके कहने पे, उनके इस रिपोर्ट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है 1 अक्टूबर 1926 को। जैसे कि मैंने बताया था कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये पास हुआ था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई 1926 में। करीब 7 साल का हमें फर्दर स्ट्रगल करना पड़ा हमारे देश के नौजवानों को, ताकि वो आईसीएस का पेपर दे सकें। अब जब ये कमीशन स्टैब्लिश हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ, इसके 4 मेंबर्स हुए और 1 चेयरमैन हुए। मतलब इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, चेयरमैन के नीचे 4 मेंबर्स हुआ करते थे। जो सर रॉस बार्कर जो थे, ये पहले चेयरमैन हुए। ये रॉस बार्कर कौन थे? ये मेंबर ऑफ होम सिविल सर्विस थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी भी थे सिविल सर्विस के अंदर उस समय। फर्दर हम देखते हैं कि 1927 का तो मामला यहाँ तक हो गया। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और हम सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंस्पायर होता है, एंड सो यूपीएससी इज ऑल्सो।
फाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के को इन्विसाज करता है कि यार इस तरह की कोई ना कोई सर्विस होनी चाहिए, और ये बोलता है, ये एक्ट बोलता है कि फेडरेशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग तरीके से होने चाहिए, हर एक प्रोविंस के होने चाहिए या फिर ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस के होने चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पे करी जाती है। फर्दर आगे मूव करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब बनाया गया, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 1937 से, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन बिकेम द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और अल्टीमेटली हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ था, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत के आज़ाद होने का मतलब ये है कि भारत के पास उसकी पॉलिटिकल गवर्नेंस पूरी की पूरी उसके हाथ में आ गई थी। उसके बाद हमें करीब 2 से 2.5 साल लगे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के इस्टेब्लिश करने में, और जब इस्टेब्लिश हुआ था ये था 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम जो है चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, जिसको हम प्रेजेंट डे में यूपीएससी के नाम से भी एब्रीवेट करते हैं। हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग। इसके जो चेयरमैन थे, मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो मेंबर्स थे, वो ऑटोमेटिकली जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स बन गए। और इस बात को रेटिफाई करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 378 को डाला गया, जो रेटिफाई करता है कि जितने भी फेडरल सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स थे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स बन जाएंगे। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि पहले चेयरमैन जो भारत की तरफ से थे उनका नाम था एच के कृपलानी। हालांकि ये पहले इंडियन थे जो कि फेडरल सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने, और फर्स्ट ये यूपीएससी के चेयरमैन नहीं बने, क्योंकि अगर टाइमलाइन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 1 अप्रैल 1947 को अपॉइंट हुए थे और ये रिटायर हुए 13 जनवरी 1949 को। तो मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये ज्वाइन करा था इन्होंने, और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इनका रिटायरमेंट हुआ। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी था ये, बाद में हो गया यूपीएससी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। अब इसी बेस पे हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं पुलिस सर्विसेज का। पुलिस सर्विसेज के बारे में भी देखें। प्रायर टू इंडिपेंडेंस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो थे वो इंडियन इंपीरियल पुलिस जो के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट हुआ करता था, और बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया करते थे, और वो एग्ज़ाम में जो पास होता था उसको यहाँ पे नौकरी या फिर रिक्रूटमेंट दी जाती थी। पहला ये कंपटीशन इंग्लैंड में हुआ जून 1893 के अंदर, और इस कंपटीशन में जो टॉप 10 कैंडिडेट्स थे उनको जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस बनाया गया, एएसपी की डेजिग्नेशन देके उनको बुलाया गया। बट ये अभी प्रोबेशनरी है। प्रोबेशनरी का मतलब आपको पता होगा टेम्परेरी है, जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये परमानेंट नहीं होंगे। आज की सिविल सर्विस के अंदर भी अगर आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो आपको प्रोबेशन के थ्रू से गुजरना ही पड़ेगा। इवन वाई इन पब्लिक सेक्टर ओनली, इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी प्रोबेशन का कंसेप्ट आज भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। फाइन। इसके बाद एंट्री टू इंपीरियल पुलिस वाज ओपन टू इंडियंस। भारत के लिए कब खुला? 1920 में। 1920 में भी क्यों खुला? क्योंकि हो क्या रहा था कि पुलिस सर्विस के अंदर जो कैंडिडेट्स थे इंग्लैंड के, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन या पुलिस मैनेजमेंट एक अलग तरीके का प्रशासन होता है, एक अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए सोसाइटी की समझ बहुत ज़रूरी होती है। और जो लोग इंग्लैंड से आ रहे थे या जो कैंडिडेट इंग्लैंड से आ रहे थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि भारतीय समाज को समझ सकें, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में विविधता बहुत है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आप सभी को पता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रेशियल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे। और ये क्या है, एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हम कह सकते हैं कि रेसेस है, जहाँ के अंदर हम समझ सकते हैं कि हर तरह की खूबसूरती हमें देखने को मिलती है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति भी है। तो उस विविधता को समझने के लिए जो कॉम्प्रीहेंडिंग पावर चाहिए थी वो शायद ब्रिटेन के कैंडिडेट्स में नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जो है धीरे धीरे क्रम में देखा गया पुलिस सर्विस के अंदर इंडियंस को ज़्यादा अपॉइंट किया जाने लग गया। पहले 20% एसपीज को बनाया गया। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल यूरोपियन कैंडिडेट्स जो कि नहीं थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन पुलिस के अंदर जो है 1930 इंडियन पुलिस के अंदर इंडियंस का ज़्यादा जाना शुरू हुआ। साथ ही साथ इंडियंस फॉर अपॉइंटेड टू इंडियन पुलिस फ्रॉम द ईयर 1919, मतलब 1939 से जो है इंडियन पुलिस को नाम दे दिया गया, इंडियन पुलिस बोला गया। लेटर ऑन जो है इंपीरियल पुलिस सर्विस था, इसको रिप्लेस करके इंडियन पुलिस सर्विस में कन्वर्ट कर दिया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इट वाज ऑल अबाउट आईपीएस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सिमिलर लाइन पे हम आईएफएस की भी एक बार देख लेते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी देख लेते हैं। तो देखिए, फॉरेस्ट एक बहुत मेजर रिसोर्स होता है किसी भी कंट्री के लिए। सो इट वाज फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो। तो इसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क आज भी था, पहले भी हुआ करता था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टार्टेड द इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1864
इन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था 1864 में, और इसी के साथ इन लोगों ने क्या किया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी स्टैब्लिशमेंट कर दिया था, जो कि 1867 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब सन 1867 से लेके 1885 तक सारे ऑफिसर्स को जो ट्रेन किया जाता था फ्रांस और जर्मनी के जंगलों में, और 1885 से लेकर 1905 तक का जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता, कूपर हिल के अंदर लंदन के अंदर इनको ट्रेन किया जाता था। 1920 में डिसाइड किया गया था कि जितने भी हमारे प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है उसके अंदर के ऑफिसर्स को प्रमोट करके जो है फॉरेस्ट सर्विस में भेजेंगे, और इसी के साथ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस की स्टैब्लिशमेंट इंडिया में हो जाती है। भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद क्या होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज क्रिएट किया जाता है 1966 में, और इसे क्रिएट करने के लिए जो एक्ट लगा था वो था ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951 के अंदर। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इंक्लूड किया गया, इंडियन ऑल इंडिया सर्विस के अंदर एक्ट किया गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट रोल की। प्रेजेंट रोल क्या है यूपीएससी का, इसके बारे में बात करते हैं। तो यूपीएससी जो बेसिकली को संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, जिसको कॉमनली हम लोग एब्रीवेट करते हैं यूपीएससी के नाम से। यूपीएससी एक बहुत प्रेस्टिजियस वर्ड है अमंग द यूथ एंड अमंग द सीनियर पीपल ऑल्सो, क्योंकि इसकी एक अलग चार्म है हमारे कंट्री के अंदर। फाइन। और ये क्या है, ये बेसिकली सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जो कि ग्रुप ए के ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। अगर मैं बात करूं ये किसके अंदर आती है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर इसका जो है हायरार्की बनता है, जिसको हम DOPT भी कहते हैं। फाइन। और बेसिकली इसका काम क्या है, ग्रुप ए के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, उनको डिप्लॉय करना और उनके सारी सर्विस कंडीशंस को देखना। यूपीएससी अपने अंडर कई तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम IAS IPS इस तरह की पोजीशन हमें मिलती है। हम बात करें डिफेंस सर्विसेज करते हैं। डिफेंस सर्विस के अंदर CDS का पेपर होता है, इसके कंबाइंड डिफेंस बोला जाता है। NDA का पेपर कराया जाता है, इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी कहा जाता है। इसके थ्रू आप भारतीय सेना के तीनों विंग्स के अंदर जो है आपकी रिक्रूटमेंट होती है। फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, जितनी भी रेलवेज़ की या फिर जितनी भी टेक्निकल जॉब्स होती है जिसके अंदर क्लास 1 ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, उनका कंपटीशन भी यही कंडक्ट करती हैं। हेल्थ एंड साइंस सर्विसेज के अंदर हम देखते हैं एक कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का भी एग्जाम होता है, जिसके अंदर डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाता है फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑब्वियसली बात है। नेचुरल रिसोर्स के अंदर हम जियो साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं, और भी कई तरह की रिक्रूटमेंट्स होती हैं। आर्किटेक्चरल सर्विसेज होती हैं, फंक्शनैलिटी सर्विसेज होती है, लॉ सर्विसेज होती हैं। तमाम तरह की सर्विसेज के लिए ग्रुप ए के लिए जो इंडक्शन होता है वो यहाँ पे लिया जाता है। साथ ही साथ इन एग्जामिनेशन का कराने के साथ साथ इनकी पूरी सर्विस कंडीशन की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं यूपीएससी के पास ही होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देख लेते हैं क्या है इसका। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 315 से 323 जो कि पार्ट 14 के अंदर डिफाइंड है, ये बेसिकली डिफाइन करता है यूपीएससी की डेफिनेशन को, यूपीएससी को इन्विसाज करता है हमारे सिस्टम के अंदर, और उसकी फंक्शनैलिटी, उसके फंडिंग, उसकी हर तरह की चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आर्टिकल 315 से 323 के अंदर तो एक बात यहाँ से समझ में आए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसके पास अपनी ऑटोनॉमी है, इसी वजह से ये फ्लरिश कर रही है और फ्लरिश करती रहेगी। आई होप यूपीएससी की हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज मिली इस लेक्चर से। अगर आप इस तरह के लेक्चर्स और देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप और अच्छा क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।